जय हिंद दोस्तों। CSPM में आप सबका स्वागत है। 23 जुलाई का मैं करंट अफेयर लेके आया हूँ। मेरे द्वारा जो क्वेश्चन सिलेक्शन किया जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जामिनेशन में ज़रूर आएंगे, ये तो तय है कि आएंगे ही आएंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए, और भी अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करके लाइक भी करिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मुझे थोड़ा प्रेरणा मिलती है बनाने का, और कोई बहुत बात नहीं। आप लोगों को लगता है कि मैं पैसा कमाने के लिए करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात है नहीं। खैर, आप पे डिपेंड करता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। जुलाई 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दिया? तो ये कौन थे? अभी फ़िलहाल ये बर्निंग क्वेश्चन है ना। जगदीप धनखड़े। जगदीप धनखड़े हमारे ये अभी है जो कि फ़िलहाल ये इस्तीफा दे दिए हैं। अब ये जानना ज़रूरी है हम लोग के लिए कि ये क्यों है जो कि ये दिए हैं। अब उनका है जो कि क्यों वो इस्तीफा दिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, देखिए कौन सा नंबर पे है ना, जो सीरियल नंबर होता है वो सीरियल नंबर पे कौन से थे? 14वें नंबर पे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़े। 21 जुलाई को है जो कि वो 21 जुलाई 2025 को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिए। अब है जो कि उपराष्ट्रपति किनको सौंपेगा इस्तीफा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहेंगे तो फिर किसको सौंपेंगे? बताइए, आप लोग कमेंट में ज़रा बताइएगा, ठीक है। तो 21 जुलाई को अपने पद पर से जो कि त्याग दे दिए। त्याग का क्या कारण था? वो है जो कि अपना त्याग किनको दिए? महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। क्या कारण बताए? स्वास्थ्य प्राथमिकता और चिकित्सा परामर्श के कारण, मैंने कि मेनली ये था, ठीक है। मेन फैक्टर आपको स्वास्थ्य को लेकर था, मेनली फैक्टर स्वास्थ्य, क्योंकि पिछले मानसून सत्र में भी उनका तबीयत खराब हुआ था, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, और वो कुछ दिन के लिए एब्सेंट हुए थे, मैंने चले गए थे, ठीक है। अब एक सवाल ये आता है कि जब उपराष्ट्रपति चले जाते हैं या नहीं रहते हैं, तो वैसे स्थिति में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का जो कि संचालन कौन करता है? आगे देखते हैं, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में कर दीजिए, या तो आ ही जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्याग पत्र देने वाले कौन से स्थान, माने कि कितने नंबर पे हैं और कौन कौन है जो लोग, ये देखते हैं। तो पहले देखते हैं बीबी गिरी, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत के बाद जगदीप धनखड़े अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। कौन? जगदीप धनखड़े। इसके पहले बीबी गिरी भी दिए थे और भैरव सिंह शेखावत दिए थे। ये दो वो दे चुके हैं, एक तीसरा है जो कि जगदीप धनखड़े हैं। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आया था, ऐसे सीजीएल का एग्जामिनेशन दे रहे थे, तो उसमें क्या एग्जामिनेशन आया था कि बताइए कि इनमें से कौन है जो कि दो बार उपराष्ट्रपति के पद पे रह चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग को, मैंने आप लोग भी जानते हो, अगर दिमाग में आता है तो सबसे पहले है ना एस राधा कृष्णन, सबसे पहले ये आते हैं। अब उसको ढूंढ रहे आई नहीं, आ ही रहा। तो हमको लगा शायद ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि सीजीएल में होता है 2-3 क्वेश्चन है जो कि बाउंस होता है, मैंने गलत रहता है, छोड़ दिए, उसको स्किप करके निकल गए। लेकिन जब 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट में जब स्क्रॉल कर रहे थे कि मैंने कहाँ छोड़ा क्या नहीं छोड़ा, लेकिन वो कर्सर है जो कि सबसे लास्ट में आया, और वो लास्ट का ऑप्शन था हामिद अंसारी। वही माइंड पे है जो कि हाँ कि इनका दूसरा सेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये दूसरी बार है जो कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और एस राधा कृष्णन। तो ये सब जरा क्वेश्चन दिमाग में करते रहिएगा, शांति से कंसंट्रेशन कीजिएगा, क्वेश्चन आएगा, बनेगा ही बनेगा। बहुत कुछ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, ये हो गया। तो तीसरे उपराष्ट्रपति थे। 10वें उपराष्ट्रपति कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्य निधन हो गया, और निधन कब हुआ था? 27 अगस्त 2002 में, ठीक है। 2002 में। उसमें कौन थे प्रधानमंत्री? 2002 के टाइम में कौन थे? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो 27 अगस्त 2002 में इनका निधन हो गया था। हाँ, ये भी पूछता है कि अपने सत्ते पे, मैंने कि अपने पद पे रहते हुए एकमात्र निधन होने वाले उपराष्ट्रपति का नाम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं।
आर वेंकटेश्वर, वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन ने भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उपराष्ट्रपति पद का त्याग दे दिया था। ये जरूरी नहीं, लेकिन हाँ ये कभी पूछा जाता है कि इसके पहले क्या कौन थे, ऐसे लेकिन नहीं, वो प्रधानमंत्री में आता है कि किसका क्या था, है ना, कौन सभा का था। लेकिन ये 2 क्वेश्चन आ सकता है कि ये तीसरा बार कौन कौन ऐसे बंदा है जो कि त्याग पत्र देने वाले उपराष्ट्रपति, और वैसे बंदे कौन हैं जो कि अपने पद पे रहते हुए उनका आकस्मिक मृत्यु हो गया। ठीक है, उस वैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नाम बताए, मैं बता दिया। ठीक है, मरने वाले में से जो कि श्री कृष्णकांत एकमात्र हैं जो कि 10 में हैं, और जो आपको रिजिग्नेशन देने वाले हैं वो बीबी गिरी और भैरव सिंह शेखावत, और तीसरे नंबर पे आ गए जगदीप धनखड़। ओके, कंसेप्ट खत्म यहाँ पे। तो अब आगे चलते हैं। अब है जो कि राज्यसभा के सभापति, इसके बारे में कुछ देखते हैं। ठीक है, इनको पेमेंट किस लिए मिलता है जो बताते हैं। अनुच्छेद 64 के तहत 64 आर्टिकल उप राष्ट्रपति भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा, राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है, उच्च सदन। तो निम्न सदन कौन सा, लोकसभा, लोकसभा में कौन बैठते हैं, आपका प्रधानमंत्री, जिसको चुनाव कौन करता है, पब्लिक करते हैं, यानी कि हम लोग जो वोट देते हैं। और राज्यसभा का पद, आगे चलते हैं, इसके पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, ये उच्च सदन होता है कौन, राज्यसभा, राज्यसभा उच्च सदन होता है। इसलिए राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति नए उप राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होंगे। अभी मैंने पूछा था कि अगर वैसे स्थिति में बताइए कि जो अगर नहीं रहते हैं उपराष्ट्रपति तो फिर वो संचालन कौन करेगा राज्यसभा को, तो यहाँ पर आंसर आ गया कि राज्यसभा के उपसभापति नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक, अभी खाली पद है, अगर अभी उपराष्ट्रपति जी नहीं हैं तो उसके जगह पर कौन आएंगे, तो राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, यानी उनसे जो सीनियर में जो सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है, पैरिटी पे, वो मैंने उपराष्ट्रपति के जगह पर वो काम करेंगे। ऐसा नहीं कि उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति संभाल लेंगे, नहीं, राष्ट्रपति कभी नहीं कुछ संभालते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अगर नहीं रहता है तो सुप्रीम कोर्ट संभाल लेता है। ठीक है, नहीं, अगर राष्ट्रपति नहीं रहते तो उपराष्ट्रपति जगह संचालित कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये नहीं रहेंगे तो ये नीचे वाले को नहीं देखते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले को देख सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले को नहीं देख सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया गया उपसभापति नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक, जब तक होते नहीं तब तक के, है ना, राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होंगे और वही से जो कि संचालित करते हैं। अब जगदीप धनखड़ के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ के रहने वाले थे, राजस्थान झुंझुनू जिला के रहने वाले थे। ठीक है, एक वकील भी थे, राजनीति भी थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी थे। झुंझुनू में संसदीय लोकसभा में ये जो कि 1989 में जीते, 93 में किशनगढ़ विधानसभा सीट में राजस्थान का विधानसभा चुने गए। ठीक है, इनके बारे में जान रहे हैं। और इन्होंने जो कि 1990 में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। जगदीप 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें, ठीक है, 14वें उपराष्ट्रपति बने 11 अगस्त 2022 को। और 2025 को जो कि वो जुलाई 2025 को वो क्या किए, त्याग पत्र दे दिए। ठीक है, अब इसमें तो सारा चीज़ जो हमने पूछा वो तो आप थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो कहता आयोग संपन्न कराता है, इसके लिए निर्वाचन आयोग। अब इसका ने कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है, तो निर्वाचन आयोग कराएगा, निर्वाचन आयोग कराता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से, जो कि अनुपातिक पद्धति द्वारा, है ना, चुनाव यानी कि चुनाव है जो कि, अब या अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप का मतलब है कि जनता उसमें डायरेक्ट भाग लेता है, जनता के हाथों के द्वारा होता है, वो प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष वो हुआ जो जनता जिसको चुन कर वो भेजता है, यानी जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि जनता का जो प्रतिनिधित्व, जनता के द्वारा जो चुन लिया गया है वो है जो कि
सिलेक्शन जिसमें करता है या जिस इलेक्शन में वो भाग लेता है वह प्रत्यक्ष रूप कहलाता है। और यहाँ पर एक ये बड़ा जरूरी अनुपातिक है ना प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा ये होता है। ठीक है, यानी कि जो चुना गया है ना उसे के थ्रू। अब देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में, अब ये अनुच्छेद 66 याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख कौन सा है? चूँकि ये करंट है तो हो सकता है मैंने कि ये बर्निंग क्वेश्चन है तो हो सकता है कि या तो आगामी आने वाला 1-2 महीना में एग्जामिनेशन में उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आ जाए, और नहीं तो 1 साल बाद जो अभी फार्म भरा रहा हो उसके एग्जामिनेशन जब होने लगते हैं तो में भी हो भी सकता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया अनुच्छेद 66 में, उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल है। अब बताइए आप लोग कि मनोनीत सदस्य जो कि कितने होते हैं? वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मतदान में हिस्सा लेते हैं, ये है जो कि ये भी हिस्सा लेते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा जो कि मनोनीत करता है। ठीक है, अब मनोनीत किस लिए होगा? ये राज्यसभा में ही होता है ना कि लोकसभा में सिर्फ पब्लिक भेजता है। ठीक है, और ये जो कि राज्यसभा में ये इसमें शायद एंग्लो इंडियन का जो कि प्रधान शायद ये ख़त्म हो गया। ये एक चीज़ देखिएगा कि एंग्लो इंडियन जो था वो उसका बेस जो कि ख़त्म हो गया शायद। ओके, तो आप ये देख लीजिएगा लोकसभा वाला। तो राज्यसभा में इसमें मनोनीत सदस्य भी जो कि हिस्सा लेगा, कब? जब मतदान होगा। ठीक है, मतदान है जो कि इनडायरेक्टली होता है, इसमें पब्लिक भाग नहीं लेता। वही राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानमंडल सदस्यों का भी मतदान का अधिकार होता है। राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी सदन के मनोनीत सदस्यों को वोट नहीं डाल सकते हैं। अगर राष्ट्रपति का होगा तो मनोनीत जो सदस्य होते हैं उनको वोट नहीं है। अब आप लोग जरा बताइएगा, ठीक है, कि राष्ट्रपति में, ठीक है, कौन कौन, एक होता है क्या राज्य होता है, एक क्या होता है केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो बताइएगा कि कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, या कुल इन्वॉल्व होते हैं राष्ट्रपति वाला में, या सारे के सारे होते हैं, या सारे के नहीं होते तो कौन कौन होते हैं? ज़रा आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन है जो कि इन्वॉल्व होते हैं राष्ट्रपति के मतदान में। किसके बारे में? एक राज्य हो गया, एक केंद्र शासित राज्य हो गया, प्रदेश हो गया। तो केंद्र शासित प्रदेश के मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, या सब के सब लेते हैं? ज़रा बताइएगा। ओके, ये क्वेश्चन आप पे छोड़ देता हूँ, ये क्वेश्चन ज़रूरी कीजिएगा, बताइएगा, देखते हैं कौन लोग बताते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी भी संदेह या विवाद सामने अगर आ जाता है तो अनुच्छेद 71 के मुताबिक, ठीक है, वो 66 था, ये 71 है, उसका निवारण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। दोनों में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में, अगर किसी का कोई संकोच है, प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई समस्या है तो वो सारे को निदान करेगा सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ यही एक बॉडी है जो कि निदान कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने के लिए उम्मीदवार को, अब देखिए कौन कौन है जो कि खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, कौन खड़ा हो सकता है, उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, हम लोग के लिए मैंने कि लोकसभा के लिए क्या कि वो सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल होने चाहिए और 25 वर्ष की अवस्था को प्राप्त किया होना, पढ़ा लिखा अनपढ़ हो या ना हो वो छोड़ दीजिए। ठीक है, वो है जो कि लोकसभा का कोई भी आदमी भर सकता है, मैंने कि फार्म भर सकता है। तो अब स्टार्ट होता है कि उपराष्ट्रपति पदों के लिए, तो उपराष्ट्रपति पदों के लिए नामांकन भरने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसद होना चाहिए जो कि बतौर प्रस्तावक इंट्रोड्यूस करने वाला, और 20 सांसद जो है उसके सपोर्टर होना चाहिए बतौर। ठीक है, ये शर्त को जो कि पूरी करने के बाद ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को संसद में किसी भी सदन के सदस्य, हाँ एक और क्या कहता है, राष्ट्रपति पदों में जो उम्मीदवार है जो खड़ा होने वाला है
वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदन का मतलब क्या हुआ, राज्यसभा और लोकसभा से, ठीक है, नहीं होना चाहिए। ओके, अब कहते हैं नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए समय सीमा, ठीक है, ऐसे समय सीमा तो कुछ नहीं है, फिर भी देखते हैं। संविधान में भारत के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति पद का कोई उल्लेख नहीं है, अतः नए नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक यह पद रिक्त होता है। और करते हैं कौन, उसके पीठासीन, ठीक है, जो सदस्य होते हैं वहाँ का उप सभा। तो संविधान के अनुच्छेद 68 ख के अनुसार मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में नए उपराष्ट्रपति की चुनावी यथाशीघ्र कराई जाएगी। अतः संविधान में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई समय सीमा नहीं है। ओके, सीमा निर्धारित नहीं। यदि यह पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है मिनट, ये क्या हो, चलिए पहला तो हो गया, अब दूसरा पे आते हैं। ओके, चलिए फिडे, इससे पहले मैंने पहले ही बता दिया था। फिडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी कहाँ से रहने वाले हैं? ये आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से। ओके, अब ये जो कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फिडे का फेडरल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, और डिस, ये डी का स्पेलिंग मैंने पहले बताया था, क्या होता है? सिर्फ डिस होता है। और ये ई का मतलब क्या होता है? ई चेस। ओके, ये क्वेश्चन में ये आपको ही आएगा, इससे ज़्यादा ये और ये वर्ड। फेडरल इंटरनेशनल आपको पता है, इसका स्टैंड्स पूछ देगा कि FIDE में या तो डी का स्टैंड्स क्या होता है या ई का स्टैंड्स, मतलब डी का मतलब क्या होता है और ई का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डी का मतलब ये बता ही दिया मैं कि क्या होता है। डी का मतलब होता है सिर्फ डिस, और ई का मतलब होता है ई चेस। ओके, ये होता है। ठीक है, अब ये महिला शतरंज है। अब बताइए कि फेड का जो कि विश्व कप का जो है ना शतरंज है, जो कि मेजबानी कौन करेगा 2025 में? वो भारत करेगा। ठीक है, इससे पहले कब किया था? तो 2002 में किया था। इस महिला के बारे में बताता हूँ, किरुना हम्पी है, जो कि 2002 में ही वह सबसे कम उम्र, उसमें उसकी उम्र क्या थी? 15 साल। सबसे कम उम्र ग्रैंड मास्टर बनी थी। महिला में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनी थी। मात्र उसमें समय क्या था? 15 साल था। ओके, ये जो है, जो कि इसका ये जो भाषा जो है फिर जो है ये फ्रेंच है, फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है। क्योंकि कभी कभी सब पूछ देता है सब चीज़ कि क्या है क्या नहीं क्या। ओके, अब पूछता है क्या अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। क्यों मनाया जाता है? तो ये दिवस है जो कि 1969 के ऐतिहासिक ओलंपिक 11 मिशन जो है की स्मृति में मनाया जाता है, जब मानव पहली बार चंद्रमा पर पैर रखा था। यहाँ पर 2 क्वेश्चन होता है। अब चंद्रमा पर जो कि सबसे पहले कौन रखा था? अपोलो 11 कौन सा देश भेजा था? और ये 20 जुलाई 1969 में ये भेजा गया था, जो कि अमेरिका के द्वारा। सबसे पहले कौन भेजा था? तो सबसे पहले रसिया भेजा था, है ना, सबसे पहले रसिया भेजा था। लूना 2 जो कि जाके एक्सीडेंट हो गया था, मैंने टकरा गया था। उसके बाद फिर भेजा लूना 9 कब? जो कि 1966 में था। अभी तक मानव नहीं गया है। ठीक है, वो बिना मानव के ही गया है। उसके बाद ये अमेरिका भेजता है 11 अपोलो 11, जिसमें मानव रहता है, इसमें मानव रहता है। और वही जो था कि जो आप जानते हैं 20 जुलाई को। ओके, ये हो गया। चंद्रमा पर सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग रखे थे, इसीलिए वहाँ पर मनाया जाता है। अब संसद का मानसून सत्र 2025 में कब स्टार्ट होता है? तो ये हमेशा याद रखिएगा, मानसून सत्र सबसे
मानसून सत्र है जो कि 21 जुलाई से 21 अगस्त यानी कि जून जुलाई अगस्त, ठीक है, 1 महीना सिर्फ यहाँ 30 दिन चला। इसमें प्रस्तावित हर साल बदलते रहता है आंकड़ा, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन सत्र कौन कौन से होते हैं ये लोग, ये चीज़ है जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा कि सत्र कौन कौन से होते हैं। राष्ट्रीय झंडा दिवस, राष्ट्रीय झंडा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है हर साल, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा यह अपनाया गया था। उसका बैठक कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रस्तावित कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू, झंडा दिवस को। ओके। महिला को सुरक्षा के लिए किस राज्य ने शक्ति श्री पल की शुरू किया था? जब भी इस तरह का कोई योजना आता है और महिलाओं पे आता है या वृद्ध पे आता है या फिर कोई चीज़ देश के लिए आता है तो वो थोड़ा एग्जाम के तहत से वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जो कि यहाँ से अराइज किया और इसमें किया। तो शक्ति श्री है जो कि उड़ीसा में दिया, उड़ीसा का है। तो उड़ीसा का जरा मुख्यमंत्री भी कौन है? मोहन चरण मांझी। राज्यपाल कौन है? कमबमपति हरिबाबू। यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या, यहाँ लोकसभा जो है वो सीट की संख्या कितना है? वो है 21। और राज्यसभा का जो कि सीट की संख्या कितना है? 10। और एक विधानसभा जो है वो विधानसभा वाला जो विधान है ना, विधानसभा की सीट की संख्या कितना? 147। 147 किसका? उड़ीसा का, ठीक है। उड़ीसा में एक बहुत आता है चांदीपुर, ठीक है ना। अच्छा, उड़ीसा जो कि बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। 1 मई को क्या मनाया जाता है? पुरुषों के लिए मजदूर दिवस। तो 1 अप्रैल 1936 को, है ना, अलग हो गया बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किस राज्य में पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की आयोजन किया गया? ये बिहार में है, ठीक है। अब ये पहली बार बिहार में ये आयोजित किया जा रहा है एथलेटिक्स प्रोग्राम। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण, यहाँ एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि इसरो के अध्यक्ष भी कौन है? वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की? 2035। अब यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है इसरो, ठीक है। 2028 में भी एगो आया था, इसरो ने क्या बोला है? 2028 तक के। ये लोग ये सब चीज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा कि 2028 तक के। और वो खैर आगे देखते हैं, पहले इसरो के बारे में पढ़ते हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण है, ठीक है। स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। ये जो नाम है जो कि कन्वर्टेड हुआ था, इसकी स्थापना तो 62 में ही हो चुका था, ठीक है। मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में। सिद्धांत क्या? हर चीज़ का सिद्धांत होता है, हर बैंक का सिद्धांत होता है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सिद्धांत होता है, वही सिद्धांत पर चलता है। तो इसका सिद्धांत क्या? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ओके। तो अब इसमें है जो कि ये देखिए कुछ चीज़ है जो कि हमेशा क्वेश्चन आता है रहता है, और वो कुछ लोग है जो कि कंफ्यूज करते हैं। सारे लोग कंफ्यूज नहीं करते हैं, कुछ लोग, लेकिन उनको जानकारी के अभाव में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो कि इसी में इसरो से ही है। SSL यहाँ पर क्या होता है? SSLV, ठीक है, SSLV प्रक्षेपण परिसर यहीं पे है। अब SSLV का मतलब क्या? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हम स्मॉल मैंने कहा स्मॉल में भी 3 चीज़ आते हैं, एक मिनी आता है, माइक्रो आता है और नैनो आता है। अब ये जो कि ये सब है जो कि वजन पे होता है, तो 10 kg से 500 kg का जो बीच में होता है उसको बोलते हैं स्मॉल सैटेलाइट, ठीक है, जो कि पृथ्वी के निचली कक्षा में भेजने के लिए SSLV का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद SSB होता है, PSLV होता है, और ये सब जो होता है ना, ये सब अलग अलग डिफरेंट है। मैं सिर्फ एक ही का अभी नाम बताऊँ, SSLV का, ठीक है। और फिर उसमें एक और है थुम्बा का नाम सुना है? थुम्बा, ये सब पूछा गया कि थुम्बा कहाँ है, ठीक है। तो इस सब का सब इसका चूँकि मुख्यालय कहाँ? बेंगलोर में, तो सब के सब कहाँ हो जाएगा? इसी का एक पार्ट्स है, ठीक है। इसरो का बारे में मैं बता दिया। 2035 2028 कुछ बोला था इसरो, ठीक है,
कि इसका कुछ हम करेंगे। अब कहता है ऑस्कर विजेता एलन बर्गमैन। अब चूंकि ये सवाल मैं इसलिए लिया ना, एलन बर्गमैन का निधन हो गया। वो क्या थे? एक संगीतकार थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। अभी अभी जो एक JAC मैंने अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन हुआ था, BSPSC लिया है, उसमें पूछा था कि एक नाम दिया था, वो भी ओलंपिक थे और वो पर्यावरण से थे। वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वह स्पेन का रहने वाले थे। ठीक है, अब उन्हीं इसी में से हर कोई का तो सही नहीं गया होगा, जिसका गलत गया होगा वो तो अफसोस कर रहा होगा, इसलिए मैं इस ऐसे लिए हैं। ठीक है, ये चूँकि ऑस्कर पुरस्कार एक बार नहीं 3 बार ये ले चुके हैं, इसीलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट रहता है। एलन बुर्गमैन जो थे वो एक संगीतकार थे, ये गीतकार लिखा करते थे। आए उनको 3 बार उसी पे उनका 3 बार ऑस्कर मिला है। ओके, ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे, अमेरिका के लिए लिखते थे। ओके, चलिए 10वां, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किस देश को अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, ओके क्या है, अगले टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करने का अधिकार दिया? इसके पहले कौन क्या था? अभी इंग्लैंड ये आंसर है। इसके पहले कौन क्या था? ऑस्ट्रेलिया क्या था, जो कि इंडिया वहाँ पे जाकर हार गया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक ज़रा बड़ा कन्फ्यूजन है। आप लोग बताइए कि ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जय शाह, भारत के हैं। ठीक है, अब वर्तमान के ICC के वर्तमान सचिव कौन है? तो अभी फ़िलहाल सचिव नहीं है, कोई नहीं। और CEO कौन है वहाँ का? ICC का CEO भी कौन है? संजोग गुप्ता, ये CEO है। किसका? ICC का। सचिव रहता है, सचिव और अध्यक्ष और CEO तीनों 3 चीज़ होते हैं। ठीक है, इसमें से सबसे जो बड़ा होता है वो कौन हो जाता है? अध्यक्ष, उसके बाद सचिव, फिर CEO आता है। ठीक है, CEO का कंडीशन नहीं पता, लेकिन ये 2 का सबसे बड़ा अध्यक्ष और सचिव में हमेशा CEO चूँकि पूछता नहीं इसलिए उसको माइनर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन जब भी देखिए वैसे वैसे क्या होता है कि जैसा कोई भी सवाल पूछेगा तो जैसा कर दिया, चलो ठीक है, वहाँ तो सही चला गया। लेकिन BCCI में क्या होगा? BCCI में सचिव पूछ दे सकता है, CEO पूछ सकता है और अध्यक्ष पूछ सकता है। अब उसी किसी में एक का नाम जानिए, वो कुछ भी पूछेगा वही मार दीजिएगा, तो क्या होगा? इसमें संभावना होने की चांसेस, गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं तीनों क्लियर कि अध्यक्ष सबसे बड़ा होता है, उसके नीचे सचिव होता है। सचिव और अध्यक्ष है जो कि अलग अलग होते हैं, ना कि दोनों एक ही होते हैं। तो ICC का जो कि वर्तमान अध्यक्ष है जो कि जैसा है, और अभी सचिव बताया, सचिव कोई नहीं है, और CEO जो कि संजोग गुप्ता है। अब इसका मुख्यालय कहाँ? किसका? ICC का मुख्यालय कहाँ? जहाँ हमेशा होता है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके सदस्यों की इसका जो सदस्य कितना? 110 है। उसमें से 12 जो कि टेस्ट करते हैं, तो ये स्थायी सदस्य हो गए, और बाकी जो 98 है वो इस क्या है? सहयोगी सदस्य हैं। ठीक है, अब BCCI पे आते हैं। अभी BCCI के वर्तमान अध्यक्ष, ये कोर्ट का जो कि कलर का एग्जामिनेशन पड़ा था, ठीक है, उसमें जो कि पूछा था कि BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी। ठीक है, इसमें गलत है, इसके पहले कौन थे? और ये 36वां है, रोजर बिन्नी जो कि 36वां। इसके पहले कौन थे? हमारे सौरव गांगुली 35वां से। ठीक है, इसका जो कि BCCI के सचिव कौन है? तो देवजीत सैकिया। ये किसके स्थान लिए थे? तो जयशाह के। इसके पहले कौन थे? तो जयशाह थे। जयशाह जब वो चले गए ICC में, तो फिर ये आके देवजीत सैकिया। और CEO कौन है? हेमंग अमीन अभी जो इसका CEO है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म कर दिया हम यहाँ पे, तो बढ़िया से आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब कहता है नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान को हाल ही में किस शहर में शुरू किया गया? तो ये बनारस। इसके पहले भी इसके करंट में जो कि क्वेश्चन में लाया था, फिर मैं रिपीट कर दिया। इसके बारे में जो कि पूरा डिटेल्स में बताया था, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ओके, अब आगे आते हैं। कहता है ऐतिहासिक मोदी
मोदी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल किसने विकसित किया? तो आईआईटी रुड़की, ठीक है, ये आईआईटी रुड़की जो कि किया है। अब इसमें सबसे पहली बात है कि मोदी लिपि का उद्देश्य क्या होता है। मोदी लिपि होता क्या? ये मोदी लिपि देवनागरी जैसा मिलता जुलता है, फिर भी इसको जो कि पढ़ नहीं पाता है मोदी को, उसी से निकला है देवनागरी से, इसीलिए देवनागरी में कन्वर्ट करने के लिए एक एआई मॉडल ऐप किया, वो है जो कि आईआईटी रुड़की है। अब मोदी लिपि का उद्देश्य क्या होता है, ये पूछता है कभी कभी, ऐसा पूछा तो नहीं है क्योंकि मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ। मोदी लिपि का उद्देश्य निरंतर लेखन है, इसका जो उद्देश्य होता है वो निरंतर लेखन होता है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? मिजोरम। अब ये लुंगफुन क्या यहाँ पर है जो कि एक ये मुद्रा वाला भवन है, उसी को जो कि क्या, अब ये फर्स्ट है जो कि ये इसलिए करंट में कि सबसे पहले, इससे पहले जो कि अभी तक के कोई नहीं है जो कि इसको स्मारक को भारतीय पुरातत्व में शामिल किया गया है, ठीक है। ये पहला स्मारक है जो कि मुद्रा वाला स्मारक है और ये मिजोरम में है और इसको जो कि इसको मान्यता दे दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है कहाँ? वो नई दिल्ली में है। इसके जन्मदाता भारत में कौन थे? तो ये है जो कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम, 1861 में ये स्थापना हुआ। अभी फिलहाल में इसका महानिर्देशक कौन है? तो डॉक्टर राकेश तिवारी, ठीक है, डॉक्टर राकेश तिवारी, ये अभी के महानिर्देशक ये हैं, ठीक है, भारतीय पुरातत्व का। इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। इसका जनक तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, 1861 ईस्वी में। भारत द्वारा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के कौन से संस्करण की मेजबानी किया है? भारत किया है, ठीक है, ये वर्चुअल किया है, चौथी बार किया है। अब ये बिम्स्टेक है कौन? ये आपदा तो समझ ही गए किस तरह के आपदा, वोल्केनो जो भूकंप आता है वो भी आपदा है, बाढ़ आता है वो भी आपदा है, सुखाड़ आता है वो भी आपदा है। तो बिम्स्टेक आपदा क्या है जो बता रहे हैं कि मैंने कि जो भारत है, जो जितने भी किनारे जो टच करता है आपको किधर, बंगाल की खाड़ी वाला में, यानी कि तो उस साइड में जितने भी लोग हैं, ठीक है, देश, वो है जो कि सदस्य है कहाँ? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ? तो ढाका, अभी कहाँ? बांग्लादेश में। और अभी का जो संचालन करने वाला है वो भी है जो कि बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश है जो कि 2025 में ही वो बना है। इसके पहले कौन था? इसके पहले आपको थाईलैंड था, ओके। अभी अध्यक्ष है जो कि बांग्लादेश है, 4 अप्रैल 2025 से हुआ है। इसका मुख्यालय भी ढाका और अभी इसका जो कि अध्यक्ष भी बन बैठा है बांग्लादेश। इसके पहले कौन था? थाईलैंड था। अब इसमें कौन कौन देश है? तो स्टार्ट करते हैं पहले श्रीलंका से। श्रीलंका, फिर थाईलैंड, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, ये इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। कितने? 7 में होगी जी, 7 देश हैं, ओके। इसका मेन फोकस क्या होता है? चक्रवात और बाढ़ से जो प्रबंधन करने का होता है वो सबसे पहले। भारत में सबसे अच्छा अगर प्रबंधन किसी का है तो वह है उड़ीसा का, क्योंकि उड़ीसा हर साल चक्रवात के चपेट में आता है और वो अपने आप को मेंटेन कर लेता है। और बाढ़ में सबसे खराब स्थिति अगर किसी का है तो बिहार का है सबसे ज़्यादा, क्योंकि 38 जिलों में, बिहार के 38 जिलों में 28 जिला बर्बाद रहता है, उसमें से 18 जिला सबसे भयानक रूप से बर्बाद होता है। खैर आगे देखते हैं, ये हो गया। आदित्य चौहान किस खेल से संबंधित जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है ना? सॉरी, अदिति चौहान है जो कि फुटबॉल के माने कि महिला फुटबॉल खिलाड़ी के गोलकीपर रह चुके हैं, महिला, ठीक है, ये वोमेन
फुटबॉल टीम के गोल कीपर रह चुके हैं। ओके। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को ट्रोकोमा, ये क्वेश्चन पूछता है, ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया गया है? सेनेगल। ठीक है, अभी फिलहाल सेनेगल। यही साल मोदी जी ने भारत को मुक्त घोषित किया है। ठीक है, ये सेनेगल है। सेनेगल का दक्षिण अफ्रीका का ये देश है। ट्रोकोमा क्या है? तो ये आँख का जो एक बीमारी है, ट्रोकोमा आँख का एक बीमारी है। ठीक है, अभी तक के जो ये भारत है जो कि 29 जून 2025 को ये घोषित किया था, ये आँख का ही बीमारी है। सेनेगल जो है वो 25वां देश है अपने आप को ट्रोकोमा फ्री कंट्री घोषित करने का, और अफ्रीका का 9वां देश है। अफ्रीका में 9वां देश है जो कि अपने आप को घोषित किया, और पूरे वर्ल्ड में जो कि 25वां किया है। ओके, भारत कब किया है? इसी साल, यानी कि 29 जून को भारत भी जो कि ट्रोकोमा से जो कि फिट हो गया। ये क्वेश्चन भारत वाला कहीं मिल जाएगा या सेनेगल वाला मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ओके, समझते बात को। देखते हैं महिला कबड्डी विश्व कप। ओके, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में आयोजित किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद में। ये हैदराबाद। मधुमक्खियों के लिए सबसे हल्का दिमाग नियंत्रण उपकरण किस देश ने बनाया? चीन। चीन टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि इसका पूछो मत, ये तो सीधा अमेरिका को टक्कर देता है। हमको लगता है अमेरिका पे ये भारी है। अगर आमना सामना हो जाए तो ये अमेरिका से पे ये चीन है जो कि आगे है। मुझे इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में हमको ये लग रहा है, क्योंकि बहुत गजब के आगे निकला। अब देखिए ये जो मधुमक्खी का जो दिमाग को नियंत्रण करने वाला जो उपकरण बना है, उसका है जो कि वजन कितना है बताइए तो जरा? 74 मिलीग्राम, 74 मिलीग्राम। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत में जो एपीकल्चर जो होता है, मधुमक्खी का जो कि पालन होता है, वो कौन सी मधुमक्खी रहता है? क्या जो हमारे गांव देहात में जो छत पे पेड़ पे जो छज्जा लगा देता है वो? नहीं बाबा, वो काट के तो भमोड़ देगा, आदमी को गस्ती ला देगा। ठीक है, वो है जो कि इटली से लाया जाता है। ठीक है, ये इटली से जो कि लाया जाता है, और वो मधुमक्खी का नाम है एपिस मेलिफेरा। ये सिर्फ मधु उत्पादन के लिए ही ये जाना जाता है, और ये इटली से मंगवाया जाता है, ना कि ये सब मधुमक्खी। उसमें देखते हैं मध निकालने में हाथों में लपटा रहता है, लेकिन काटता नहीं है। ये लोग तो बाप रे वाह, क्या करेगा ना करेगा पता नहीं, लेबरी भागेगा। आगे देखते हैं, तो ये याद रखिएगा, एपिस मेलिफेरा। ठीक है, जो मध के लिए आता है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे चुना गया? भारतीय स्टेट बैंक। बाप रे वाह, ये तो और जमीन पे रखते पैर ये है। ग्लोबल माने वर्ल्ड का सबसे अच्छा अगर माने बैंक है किसके लिए? उपभोक्ता के लिए। वर्ल्ड का, इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड का, तो ये भारतीय स्टेट बैंक है। सोचिए, ये जान जाएगा स्टेट बैंक तो रहेगा, रखेगा ही, इसका स्टाफ का और भाव बढ़ जाएगा। पृथ्वी 2 सेकेंड, पृथ्वी द्वितीय या पृथ्वी सेकेंड, अग्नि फर्स्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? इसके ये दोनों के बारे में हम थोड़ा अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये उड़ीसा और चांदीपुर हमेशा पूछता है कि चांदीपुर है कहाँ? ठीक है, तो ये उड़ीसा में, और उड़ीसा में हमेशा ये चांदीपुर उड़ीसा में, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि चांदीपुर है कहाँ? उड़ीसा में। अब आगे देखते हैं, यूरोपीय संघ, ये आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का। यूरोपीय संघ, ठीक है, यूई ने भारत के, सॉरी ई और यू है, किस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया? लो, नायरा एनर्जी लिमिटेड है। नायरा एनर्जी लिमिटेड है जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी, चूँकि एनर्जी वाला है, ठीक है, पेट्रोल एनर्जी वाला है, ये दूसरा सबसे बड़ा लिमिटेड कंपनी है। अब ये बैन को क्या, तो पता है ना अभी कि रसिया है जो कि यूक्रेन पे आक्रमण किए हुए है, उसी समय जो कि रसिया को है जो कि कर दिया गया है बैन। अब रसिया का एक कंपनी है जो कि नायरा एनर्जी लिमिटेड में 49.13% है जो कि हिस्सेदारी है, इसीलिए रसिया उस पे जो कि प्रेशर डालने के लिए वो
इस कंपनी को है जो कि बैन कर दिया है। ठीक है। अब यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुआ था? 1993 में maastricht संधि के तहत। इसका मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अब है जो कि इसके सदस्य की संख्या कितने हैं? तो 27। यूरोप में 50 देश हैं, तो 50 देश में से 27 देश इसके सदस्य हैं। किसके? यूरोपीय संघ के। ठीक है। स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1993 में maastricht संधि के अनुसार। और इसका मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स। और यूरोप में जो कि सदस्यों की संख्या कितना है? तो 50 में से 27 इसी का सदस्य है। आज का सेशन इतना ही तक है। बाकी नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग इंतज़ार करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हम ऐसे ही नए नए, अभी एक चीज़ मैं एक और बता रहा हूँ कि अभी जो अकाउंटेंट वाले जो हैं या इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ये सब जो किए हुए हैं, उनके लिए आउटसोर्सिंग के लिए बिहार में बिना एग्जामिनेशन का एक वैकेंसी आने वाली, जिसकी सैलरी भी अच्छी खासा है, 28,000, 27,000, 20,000 है। अभी गार्ड्स वाले को तो उसमें ज्वाइनिंग हो गए हैं। ठीक है। तो मैं इस तरह का भी चीज़ों को जो कि मैं इसमें रिव्यू करता हूँ, इसीलिए आप लोग इसको लाइक करिए। चूँकि मैं इसके पहले मैं किया था आपको कौन सा, कोऑपरेटिव बैंक का। तो जब कोऑपरेटिव बैंक का फार्म का डेट ख़त्म हो गया भराने का, अब इंटरव्यू का जब डेट आया तो लोग पूछने लगे कि फार्म कब भराया, इंटरव्यू कैसे दे, इंटरव्यू कैसे दे। तो क्या होता है, वो चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताता होत क्या। तो समय रहते हुए आप लोग अगर फार्म को अप्लाई कर दीजिए तो डायरेक्ट इंटरव्यू है। इंटरव्यू में एक नॉर्मल होता है, आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग में फ़ायदा क्या है? चूँकि बिहार भी कभी जब कभी भी अगर फार्म निकालता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो आपको उसमें वेटेज दिया जाता है। 1 साल का 5 नंबर, पढ़िए या ना पढ़िए। अगर 20 नंबर लाए हैं और 2 साल के हैं तो 10 नंबर अर्धक, यानी कि 30 नंबर अगर मेरिट लिस्ट बन रहा है तो आपका हो जाएगा। 40 नंबर लाते हैं और 4 साल अगर किए हैं तो मैक्सिमम 25 नंबर तक, यानी 5 साल में 25 नंबर आप ले लीजिए। पढ़िए या ना पढ़िए, 25 नंबर आपका फिक्स है। अगर पढ़ते लिखते रहिएगा तो 60 नंबर अगर लाते हैं और 20 नंबर 25 नंबर रहने से, यानी कि 85 नंबर कोई भी कंपटीशन 80 नंबर में तो मेरिट दे देता है। ठीक है। इसलिए आप उसको आओ। महिलाओं के लिए, महिलाओं का 35% आरक्षण उसमें भी नीतीश कुमार है जो कि ये अनाउंस किए हैं, तो उसमें भी उसी पैरोल पे पैरेलल रिजर्वेशन में चलेगा। ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उसमें भी चलेगा इस बार से। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं इसको रिव्यू करने वाला हूँ, आप इंतज़ार करिए उसका। अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर मेरे पास आ गया, वैकेंसी का पेपर नहीं। उसमें टोटल कितने वैकेंसियाँ, लगभग मेरे हिसाब से अकाउंटेंट का अगर 40 सीट है तो और लोग का तो और धाकड़ सीट होगा। और सैलरी आपको अच्छा खासा है, ऐसा नहीं कि बुरा है, 10,000 20,000 वाला, ऐसा नहीं। आप लोगों को लगता होगा कि ये सब कंपनियां हैं जो कि लेता है और भगा देता है, नहीं। जब तक आप गलत काम नहीं करते पकड़ाइएगा तब तक वो भगाएगा नहीं, क्योंकि हर एक दूसरे पे जो कि क्लच बांधे हुए हैं। ये याद रखिए, कोई मनमानी नहीं कर सकता आज के डेट में, क्योंकि सबका एक स्विच है जो कि हाई कोर्ट में है। ठीक है। इसीलिए कोई मनमानी नहीं कर सकता है। आप भी जाइएगा तो आप भी मनमानी नहीं करिएगा, क्योंकि आपको भी डर रहेगा। जहाँ आपके अगेंस्ट में कोई जो कि सीनियर स्टाफ कुछ लिख दिया तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वो लिखेगा तभी जब या तो उसका बात नहीं मानिएगा, कोई फाइल भेज दीजिएगा, फाइल छुपा दीजिएगा, या किसी तरह से जो कि पैसा लेते पकड़ाइएगा, शराब पी के आइएगा, पान खा के फेंकेगा, ऑफिस में गंदा करिएगा, मनमानी करिएगा, जब मन आइएगा जब मन जाइएगा, वैसा नहीं है। वो आपको शिकायत कर देगा सीनियर कोई, तो आपको जो कि टर्मिनेट कर देगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको एक बार वार्निंग देगा कि आप इस तरह का फ्लक्चुएट आप कर रहे हैं। अगर तब भी नहीं सुधरे तो फिर आपको टर्मिनेट करेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो हम इस तरह का आपको रिव्यू करते रहते हैं जो मेरे पास आता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय रहते हुए आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, स्टडी करिए, इंतज़ार करिए, एंजॉय करिए लाइफ को। बाय।